हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 पर्यावरण की क्लास में आर्द्रभूमि या वेटलैंड पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, आर्द्रभूमि या वेटलैंड से संबंधित किन किन विषयों पर चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं, आइए एक नज़र में देख लेते हैं। मेरे साथियों, आर्द्रभूमि या वेटलैंड का परिभाषा क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। आर्द्रभूमि या वेटलैंड हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। आर्द्रभूमि या वेटलैंड से संबंधित जो भारत के स्तर पे प्रयास किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसे बचाने का प्रयास किया गया है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है और इसका संबंध आर्द्रभूमि या वेटलैंड से कैसे है, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, सबसे लास्ट में आर्द्रभूमि या वेटलैंड से संबंधित जो भी विविध हैं, हमारे पेपर की दृष्टि से उस पर चर्चा करेंगे। तो मेरे साथियों, सर्वप्रथम आइए आर्द्रभूमि या वेटलैंड का परिभाषा क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो मेरे साथियों, कहा जाता है कि वैसा क्षेत्र जहां पर वर्ष भर या वर्ष के कुछ महीने, वैसा क्षेत्र जहां पर वर्ष भर या वर्ष के कुछ महीने कृत्रिम या प्राकृतिक, कैसा, कृत्रिम या प्राकृतिक, शांत जल हो या बहता हुआ जल हो, मीठा जल हो या खारा जल हो, समुद्री जल हो या गैर समुद्री जल हो और जल की गहराई 6 मीटर से कम हो, वैसे क्षेत्र को आर्द्रभूमि कहा जाता है। तो मेरे साथियों, यह क्या है? आर्द्रभूमि या वेटलैंड का परिभाषा है। आइए इसे लिख लेते हैं। तो एक छोटा सा प्यारा सा दोबारा हेडिंग बना लीजिएगा, परिभाषा। और यह परिभाषा किसका है? आर्द्रभूमि या वेटलैंड का। तो लिखिएगा, लिखिएगा ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां पर, जहां पर वर्ष भर, वर्ष भर या या वर्ष के, वर्ष के कुछ महीने, कुछ महीने, कुछ महीने कृत्रिम हो या प्राकृतिक, कृत्रिम हो या प्राकृतिक, कृत्रिम हो या प्राकृतिक, बहता हुआ जल हो, बहता हुआ, बहता हुआ जल हो या शांत जल हो, शांत जल हो, जल हो, मीठा जल हो, मीठा जल हो या खारा जल हो, खारा जल हो, जल हो, बहता हुआ जल हो। यह तो हो गया ना, शांत या बहता हुआ, ठीक है। लिखिएगा समुद्री जल हो, समुद्री जल हो, जल हो या या गैर समुद्री जल हो, गैर समुद्री जल हो, समुद्री जल हो, जल की गहराई, जल की गहराई 6 मीटर से, कितने मीटर से? 6 मीटर से कम हो, कम हो, वैसे क्षेत्र को, वैसे क्षेत्र को, क्षेत्र को आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहते हैं, या वेटलैंड कहते हैं।
तो मेरे साथियों यह क्या है? आर्द्र भूमि या वेटलैंड का परिभाषा है। आइए एक बार और देख लीजिएगा कि परिभाषा क्या कहता है। किसी भी विषय का यदि आपको परिभाषा ज्ञात हो तो वह उसे समझने में आसानी होता है। ठीक है? तो आइए देख लीजिएगा। कहता है कि ऐसा क्षेत्र, कैसा क्षेत्र? ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वर्ष भर वर्ष भर या वर्ष के कुछ महीने वर्ष भर या वर्ष के कुछ महीने कृत्रिम हो या प्राकृतिक, यानी जो पानी बहवाया जाता है वो मानव के द्वारा बहवाया गया हो या प्राकृतिक भगवान ले आके एक लोटा पानी दे दिए हो, यानी बरसात का पानी हो। ठीक है? बहता हुआ जल हो, कैसा जल हो? बहता हुआ जल हो या शांत जल हो। बहता हुआ जल यानी नदी का पानी कैसा होता है? बहता हुआ जल होता है। कुएं के पानी और तालाब का पानी कैसा होता है? शांत जल होता है। और मीठे पानी का जल हो या खारे पानी का जल हो, यानी जो ताज़ा पानी होता है जो हम लोग पीते हैं वो मीठा पानी होता है, ताज़ा पानी होता है। जबकि समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। तो खारा जल हो, समुद्री जल हो या गैर समुद्री जल हो। ठीक है? और जल की गहराई कितना होना चाहिए? आपके 6 मीटर से कम होना चाहिए। वैसे क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड घोषित किया जा सकता है। यह क्या है मेरे साथियों? आर्द्र भूमि का परिभाषा है। मेरे साथियों जो आर्द्र भूमि होता है वह स्थल व जल का संक्रमण क्षेत्र होता है। यह भी लिख लीजिएगा। ठीक है? तो एक पॉइंट और इसमें एरो बना के लिखिएगा। आर्द्र भूमि आर्द्र भूमि आर्द्र भूमि स्थल व जल का स्थल व जल का जल का संक्रमण क्षेत्र होता है। संक्रमण क्षेत्र होता है। क्षेत्र होता है। ठीक है? यह कैसा क्षेत्र होता है? तो कहता है कि जहाँ पे आपका जल और स्थल मिलते हैं वैसे जगह पे एक भूमि बनता है, उस भूमि का नाम क्या है? आर्द्र भूमि। मेरे साथियों विश्व में आर्द्र भूमियों की प्रतिशतता की दृष्टि से देखें तो पूरे विश्व में 6% भूमि आर्द्र भूमि के रूप में मौजूद है। कई बार पूछा गया है कि पूरे विश्व में आर्द्र भूमि कितने प्रतिशत हैं? तो क्या बताएंगे? 6%। यहीं पे लिख लीजिएगा। लिखिएगा पूरे विश्व में पूरे पूरे विश्व में 6% भूमि आर्द्र भूमि के रूप में आर्द्र भूमि के रूप में मौजूद है। क्या है? मौजूद है। यह सभी अभी तक मेरे साथियों हम परिभाषा पे ही चर्चा कर रहे थे और परिभाषा पूरा आपका कंप्लीट हो गया। यदि इतना ही आपको याद है तो परिभाषा आपको एक्यूरेट और एकदम बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। अब चलते हैं आर्द्र भूमि में दूसरे टॉपिक की तरफ और दूसरा है क्या? आपका महत्व। तो लिख लीजिएगा, एक छोटा सा हेडिंग बना लीजिएगा। आर्द्र भूमि का आर्द्र भूमि का महत्व। आर्द्र भूमि का महत्व। ठीक है? अब देखते हैं कि आर्द्र भूमि का महत्व क्या है। तो मेरे साथियों यह जैसे जल चक्र होता है, जो बारिश होता है यह जल चक्र के हिसाब से ही होता है। ठीक है? यह कैसे होता है? जल चक्र के हिसाब से होता है। तो कई बार पूछा जा सकता है और एक यह भी प्रश्न जल चक्र से पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? समुद्र में होता है कि स्थल पे होता है? तो क्या बताएंगे? समुद्र में होता है, स्थल पे नहीं होता है। और यह क्यों होता है? कैसे होता है? इसका निर्धारण बारिश का कैसे होता है? तो यह जल चक्र के कारण होता है। तो मेरे साथियों जो आपका आर्द्र भूमि होता है वह जल चक्र के निर्धारण में अहम योगदान देता है या अहम भूमिका निभाता है। साथ ही साथ यह जल के शुद्धिकरण में भी अहम योगदान या अहम भूमिका निभाता है। तो पहले आइए 2 पॉइंट लिखिएगा। यह जल चक्र जल चक्र के जल चक्र के आगे पढ़ाएंगे जल चक्र क्या होता है। ठीक है? घबराइएगा नहीं। यह जल चक्र के निर्धारण में जल चक्र के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान
महत्वपूर्ण योगदान देता है। पहला विशेषता हो गया महत्व में, 1 नंबर लिख लीजिएगा। अब आइए दूसरे नंबर पे लिखिएगा, यह जल को शुद्धिकरण, कैसा करण? शुद्धिकरण भी करता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, यह अवसाद पोषक पदार्थ, यह अवसाद पोषक पदार्थ प्रदूषकों को संग्रहण करता है। क्या करता है? संग्रहण करता है, जिससे अवसाद संतुलन, अभी लिख लीजिए, इस पे चर्चा कर रहा हूं, अभी बता दे रहा हूं इस लाइन का। अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण संभव होता है। अतः आर्द्र भूमि को पृथ्वी का गुर्दा या किडनी कहते हैं। अब आइए तीनों पॉइंट को समझ लेते हैं। क्या कह रहा है? तो पहला महत्व में कह रहा है कि जल चक्र के निर्धारण में, यह ध्यान रखिएगा, वर्षा इसी से करवाएंगे। कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है ना? कहाँ से नमी प्राप्त करता है बादल, कैसे करता है, कहाँ सर्वाधिक बादल बनता है, जब जल चक्र पढ़ाएंगे तो आपको टोटली बता दूंगा। ठीक है, तो यह जल चक्र के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। यह पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मेरे साथियों यह है कि यह जल की शुद्धिकरण में भी योगदान निभाता है। जल को शुद्ध बनाता है, पीने योग्य पानी बनाता है। कौन बनाता है? आर्द्र भूमि बनाता है। इसके साथ मेरे साथियों, जो आर्द्र भूमि होता है, यह अवसाद मतलब जो कचरा होता है, जो मालवा होता है, उसकी बात कर रहा है। अवसाद पोषक पदार्थों, प्रदूषकों, जो आप प्रदूषक फैलाते हैं, जो भी आप प्रदूषण फैलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रदूषक बोलते हैं। उनका संग्रहण करता है। कौन संग्रहण करता है? कौन खत्म करने का कार्य करता है? आर्द्र भूमि संग्रहण करता है, जिससे क्या होता है कि अवसाद जो होते हैं, अवसाद संतुलन बने रहते हैं। मृदा स्थिरीकरण, यानी मृदा अपने जगह पे, मिट्टी अपने जगह पे टिकाऊ होती है, स्थिरीकरण संभव होता है। इसीलिए आर्द्र भूमि को पृथ्वी का गुर्दा या किडनी कहते हैं। कुछ याद हो या ना हो, लेकिन यह पॉइंट जरूर आपको याद होना चाहिए कि आर्द्र भूमि या किसे पृथ्वी का गुर्दा या किडनी कहते हैं, तो आर्द्र भूमि को पृथ्वी का गुर्दा या किडनी कहा जाता है। ठीक है, तो पेपर में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का गुर्दा या किडनी कहते हैं, और उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, और उसमें एक ऑप्शन आर्द्र भूमि भी रहेगा। ठीक है मेरे साथियों, जो आर्द्र भूमि है यह सूखे में, बाढ़ में और तूफान में भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह भी लिख लीजिएगा आप। लिखिएगा चौथा, महत्व में चौथा लिखिएगा, यह सूखा तूफान, और वर्षा में भी योगदान देता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मेरे साथियों, यहाँ मत्स्य पालन भी अच्छे खासे हो जाते हैं। यहाँ पे चारा की भी प्राप्ति हो जाती है। तो यह भी लिख लीजिएगा, मत्स्य पालन यानी मछली पालन, मत्स्य पालन और चारे की प्राप्ति, और
चारा मतलब जो भैंसों के लिए, जानवरों के लिए चारे की प्राप्ति होती है, अच्छी खासी होती है। ठीक है? और लिख लीजिएगा, 1-2 और लिखवा दे रहे हैं। मेरे साथियों यहाँ पे पीट कोयला मतलब 4 प्रकार के कोयले होते हैं और सबसे घटिया जो कोयला होता है वह पीट कोयला होता है। और जहाँ पे आर्द्र भूमि होता है वहाँ पे पीट कोयला आसानी से मिल जाता है। तो लिखिएगा, यहाँ से यहाँ से पीट कोयले की प्राप्ति होती है। पीट कोयले कोयले की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? पीट कोयले की प्राप्ति होती है। तो ये भी लिख लीजिएगा, यहाँ से पीट कोयले की प्राप्ति होती है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा मेरे साथियों, आर्द्र भूमि ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव निवास करते हैं, अतः यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र माना जाता है। तो यह भी लिख लीजिएगा, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विभिन्न जीव जंतु का आवास होता है। आवास का मतलब घर, आवास होता है, आवास होता है। अतः अतः यह उच्च जैव विविधता वाला क्षेत्र है। उच्च जैव विविधता वाला विविधता वाला वाला क्षेत्र है। ठीक है? तो यह उच्च जैव विविधता वाला क्षेत्र है। तो मेरे साथियों, आर्द्र भूमि का जो महत्व है हमारे लिए और हमारे पृथ्वी के लिए एक-एक करके देख लिए। अब चलते हैं, आर्द्र भूमि संरक्षण का प्रयास किस तरह किया गया है, कौन सा समझौता लिया गया है और हमारे पेपर के दृष्टि से कौन सा समझौता सबसे महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन जगह के अभाव के कारण मेरे साथियों अभी चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा करने से पहले इसे मिटा देते हैं। तो मेरे साथियों, पहले आइए हेडिंग बना लेते हैं, आर्द्र भूमि संरक्षण करने का प्रयास। तत्पश्चात हम देखेंगे कि आर्द्र भूमि संरक्षण करने के लिए कौन सा प्रयास किया गया है। तो एक प्यारा सा हेडिंग बना लीजिएगा, आर्द्र भूमि संरक्षण करने का प्रयास, संरक्षण करने का प्रयास, करने का प्रयास, संरक्षण करने का प्रयास। यह क्या है? हमारा हेडिंग है। और इसमें हेडिंग में आप एक दोबारा हेडिंग बनाइएगा, रामसर अभिसमय, रामसर अभिसमय, अभिसमय या समझौता, रामसर अभिसमय या समझौता। ठीक है? यह हमारा क्या है? हेडिंग है। मेरे साथियों, जो रामसर अभिसमय या समझौता है, इसका संबंध आर्द्र भूमि संरक्षण से है। ठीक है? तो कई बार पूछा गया है कि रामसर समझौता या रामसर अभिसमय का संबंध किससे है? तो आर्द्र भूमि संरक्षण से है। तो संबंध पहले लिखिएगा संबंध लिखिएगा, आर्द्र भूमि संरक्षण से है, आर्द्र भूमि संरक्षण है से है। यानी रामसर अभिसमय या समझौता का संबंध किससे है? तो आर्द्र भूमि संरक्षण से है। मेरे साथियों, जो रामसर अभिसमय या समझौता हुआ था, यह ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर रामसर शहर में हुआ था। इसलिए इस समझौते या अभिसमय का नाम क्या है? रामसर अभिसमय है। ठीक है? और यह आपका अभिसमय या समझौता 2 फरवरी 1971 को हुआ था। जबकि मेरे साथियों, रामसर अभिसमय या समझौता 1975 में जाके प्रभावी हुआ। तो पहले यह पॉइंट को लिखिएगा। पहला पॉइंट इसमें, रामसर अभिसमय
देखिए, पर्यावरण में अभी समय लिखते हैं। आप अन्य जगहों पे समझौता पढ़ते हैं, लेकिन पर्यावरण में समझौता नहीं लिखा जाता है, अभी समय लिखा जाता है। तो शुद्ध शब्द लिखिएगा, ठीक है? और या करके समझौता भी लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिखिएगा लेकिन अभी समय ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? तो रामसर अभिसमय या समझौता लिखिएगा ईरान के कहाँ पे? ईरान के कैस्पियन सागर कैस्पियन सागर कैस्पियन सागर के के तट पर रामसर रामसर शहर में रामसर शहर में 2 फरवरी, यह डेट जरूर याद रख लीजिएगा, 2 फरवरी 1971 को हुआ। 1971 को हुआ 1971 को हुआ। कौन सा समझौता? रामसर अभिसमय या समझौता हुआ। यह 1975 में 1975 में प्रभावी हो गया। 1975 में प्रभावी हो गया। यह ध्यान में रखना है आपको। मेरे साथियों, जो रामसर अभिसमय है, इसमें कुल पक्षकारों या सदस्यों की संख्या, देशों की संख्या 172 है। और जो रामसर अभिसमय में पक्षकार हैं, इनका प्रत्येक 3 वर्ष पर सम्मेलन आयोजित किया जाता है और उस सम्मेलन को हम बोलते हैं COP, कॉप के नाम से जानते हैं। तो आइए यह भी पॉइंट लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लिखिएगा रामसर अभिसमय में रामसर अभिसमय में कुल पक्षकारों पक्षकार का मतलब होता है सदस्य, तो लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, यदि लिखना चाहते हैं तो सदस्य भी लिख सकते हैं, ठीक है? पक्षकारों की संख्या 172 है। कितना है? 172 है। देखिएगा इन पक्षकारों का इन पक्षकारों का प्रत्येक 3 वर्ष पर, कितने वर्ष पे? 3 वर्ष पर, कितने वर्ष पे? 3 वर्ष पर सम्मेलन आयोजित होता है। 3 वर्ष पर सम्मेलन आयोजित होता है। सम्मेलन आयोजित होता है, जिसे कॉप कहते हैं। जिसे कॉप कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कॉप कहते हैं। मेरे साथियों, यह जो कॉप है, अभी हाल ही में 2025 में कॉप 15 सम्मेलन आयोजित किया गया था। और यह जो कॉप 15 सम्मेलन आयोजित किया गया था, यह विक्टोरिया फॉल्स, अब विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पड़ता है? आपका जिम्बाब्वे में पड़ता है, वहां पे आयोजित हुआ था। तो यह भी लिख लीजिएगा, कॉप 15, लिखिएगा कॉप 15 2025 में 2025 में विक्टोरिया फॉल्स, और ये कहाँ है आपका? लिख लीजिएगा जिम्बाब्वे। कहाँ पे है? जिम्बाब्वे में आयोजित हुआ था। जिम्बाब्वे में आयोजित हुआ था। जिम्बाब्वे में आयोजित हुआ था, ठीक है? तो मेरे साथियों, अभी तक आपको क्या-क्या ध्यान देना है, आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान यह देना है कि रामसर अभिसमय या समझौता कहाँ हुआ था? तो ईरान में हुआ था। और ईरान में कहाँ? तो रामसर आपका एक शहर है, वहां पे हुआ था। और यह कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और यह प्रभावी कब हुआ मेरे साथियों? तो 1975 में यह प्रभावी हो गया, ठीक है? सॉरी, ठीक है। रामसर अभिसमय में कुल पक्षकारों की संख्या कितनी है? यदि यह पूछे तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 172 है।
सॉरी, अनुच्छेद 172 नहीं है, अभी संविधान की क्लास लिए हैं इसलिए अनुच्छेद आ गया है, ठीक है। रामसर अभिसमय में कुल पक्षकारों की संख्या कितना है? तो 172 है। मेरे साथियों, पक्षकारों को हम सदस्य कहते हैं। इन पक्षकारों का प्रत्येक 3 वर्ष पर, कितने वर्ष पर? प्रत्येक 3 वर्ष पर सम्मेलन आयोजित आयोजित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉप कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कॉप कहते हैं। अभी हाल ही में मेरे साथियों, अभी तक कुल कितने कॉप हो चुके हैं? 15। और 2000 आपके 25 में कौन सा कॉप हुआ था? तो कॉप 15 हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो विक्टोरिया में हुआ था, विक्टोरिया फॉल्स में हुआ था। और यह है कहाँ पे? तो मेरे साथियों, यह है आपका जिम्बाब्वे में। इसका थीम क्या है वह लिख लीजिए। हो सकता है कि थीम पूछ दे, थीम या विषय, थीम या विषय। तो मेरे साथियों, थीम था प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर योर कॉमन फ्यूचर। तो लिख लीजिएगा इनका थीम, प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग वेटलैंड वेटलैंड्स प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर योर योर कॉमन फ्यूचर, योर कॉमन फ्यूचर, कॉमन फ्यूचर। यह क्या है? तो मेरे साथियों, यह कॉप 15 का आपका क्या है? थीम है या विषय है। और थीम या विषय क्या है? तो है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर योर कॉमन फ्यूचर, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर योर कॉमन फ्यूचर। यह क्या है मेरे साथियों? कॉप 15 का थीम है, ठीक है। मेरे साथियों, जो आपका कॉप 16 होगा, यह कहाँ पे होगा? कब होगा और कहाँ होगा? तो होगा आपका 2028 में, क्योंकि 2025 में हो गया है। और यह सम्मेलन कितने वर्षों के बाद होता है? 3 वर्षों के बाद, प्रत्येक 3 वर्षों के बाद यह सम्मेलन आयोजित होता है। तो कॉप 16 कब होगा? 2028 में। और होगा कहाँ? तो पनामा में। कहाँ पे होगा? पनामा में आयोजित होगा, लिख लीजिएगा। पनामा में 2028 में आयोजित होगा, ठीक है। 2028 में आयोजित होगा, ठीक है। मेरे साथियों, जो रामसर अभिसमय है, यह कुछ संगठनों के साथ मिलकर कार्य करता है, वहां से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो आइए पहले एक पॉइंट को लिखिएगा, लिखिएगा। रामसर रामसर अभिसमय, रामसर अभिसमय कुछ निम्नलिखित, कुछ निम्नलिखित निम्नलिखित संगठनों, निम्नलिखित संगठनों के साथ मिलकर, के साथ मिलकर मिलकर कार्य करता है, कार्य करता है। अब आइए वह संगठन देख लीजिए। पहला है मेरे साथियों बर्ड बर्ड लाइफ, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। दूसरा लिखिएगा वेटलैंड, वेटलैंड, सॉरी, वेटलैंड इंटरनेशनल, वेटलैंड इंटरनेशनल, एक यह है। और तीसरा है मेरे साथियों IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। चौथा लिखिएगा WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ऑफ फंड, ठीक है। पांचवा लिखिएगा IWMI, इसका पूरा नाम होगा इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। छठवां लिख लीजिएगा इंटर, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल विल्ड विल्ड फावल, विल्ड फावल एंड एंड वेटलैंड, वेटलैंड ट्रस्ट, TRUST,
मेरे साथियों, यह इसका यदि शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो आई हो जाएगा, यह होगा डब्लू हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल वाइल्ड फावल और वेटलैंड यानी डब्लू और यहाँ पे टी यानी IWWT। यह 6 संगठन मेरे साथियों, 6 संगठनों के साथ मिलकर रामसर अभिसमय या समझौता कार्य करता है और इन 6 संगठनों को मेरे साथियों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर कहा जाता है। तो लिखिएगा रामसर, लिखिएगा रामसर, रामसर कुल 6 संगठनों, कुल 6 संगठनों, संगठनों के साथ, के साथ कार्य करता है, के साथ कार्य करता है, करता है, जिसे, जिसे इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स, पार्टनर्स कहा जाता है, कहा जाता है। तो मेरे साथियों आइए एक बार दोबारा देख लीजिएगा। कॉप यहाँ तो देख चुके हैं, कॉप 60 कैसे होता है, कब होता है। अब यह पॉइंट देख लीजिएगा मेरे साथियों, जो रामसर अभिसमय है वह कुछ संगठनों के साथ मिलकर क्या है, कार्य करता है। और कुल कितने संगठन, 6 संगठन। पहला संगठन है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, ठीक है। इसके दूसरा है आपका वेटलैंड इंटरनेशनल, तीसरा है मेरे साथियों IUCN और चौथा संस्था है WWF और पांचवा संस्था है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और छठवां संस्था है इंटरनेशनल वाइल्ड फावल एंड वेटलैंड ट्रस्ट और इसको बोलते हैं IWWT। रामसर जो होता है मेरे साथियों, रामसर कुल कितने संगठनों के साथ कार्य करता है, 6 संगठनों के साथ मिलकर कार्य करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर कहा जाता है। मेरे साथियों इसी रामसर अभिसमय के अंतर्गत एक रिकॉर्ड आया जिसका नाम है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। उस पर चर्चा करने से पहले इसे मिटा देते हैं। तो मेरे साथियों आइए पहले हेडिंग बना लेते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, तब इस पे विस्तृत चर्चा करते हैं। तो एक प्यारा सा मेरे साथियों हेडिंग बना लीजिएगा, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। यह हमारा क्या है, हेडिंग है। और हेडिंग क्या है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मेरे साथियों रामसर अभिसमय के अंतर्गत मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की संकल्पना दी गई थी। इस रिकॉर्ड के अंतर्गत रामसर स्थल के ऐसे स्थलों को सूचीबद्ध किया जाता है जहां के इकोसिस्टम में हानिकारक प्रभाव घट गया है या घट रहा है। मेरे साथियों इस रिकॉर्ड में अभी तक भारत के कुल 2 रामसर स्थल सूचीबद्ध है। पहला है चिल्का झील और दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो आइए कुछ पॉइंट को लिखते हैं, लिखिएगा रामसर, रामसर अभी समय के अंतर्गत, अभी समय के अंतर्गत, के अंतर्गत, अंतर्गत मॉन्ट्रेक्स, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड की संकल्पना, संकल्पना दी गई थी, दी गई थी, दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट से लिखिएगा दी गई थी। इसमें, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे रामसर स्थल, रामसर स्थल को, रामसर स्थल को सूचीबद्ध किया जाता है, सूचीबद्ध किया
जाता है, जाता है, जहाँ के, जहाँ के इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के, इकोसिस्टम के हानिकारक प्रभाव, हानिकारक प्रभाव, प्रभाव घट रहा है, रहा है, या घट चुका है, या घट चुका है, घट चुका है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस सूची में, इस सूची में, सूची में भारत के, इस सूची में भारत के दो रामसर, दो रामसर स्थल, स्थल शामिल हैं, शामिल हैं, दो रामसर स्थल शामिल हैं। पहला, पहला चिल्का झील, पहला है चिल्का झील, और दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दो, यानी जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है मेरे साथियों, यह क्या है, तो यह है कि यह रामसर अभिसमय के अंतर्गत तो पहले लाया गया था। यह जो रिकॉर्ड है किसके अंतर्गत लिया गया था, रामसर अभिसमय या समझौता के अंतर्गत लिया गया था। और इसमें ऐसे रामसर स्थल को सूचीबद्ध किया जाता है जहां के इकोसिस्टम के हानिकारक प्रभाव घट रहा है या घट चुका है। इस सूची में दो रामसर स्थल शामिल हैं। ठीक है, पहला कौन है, चिल्का झील है, और चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और दूसरा है मेरे साथियों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है, तो यह है आपका राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है मेरे साथियों, जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है इसकी संकल्पना 1990 में, कब, 1990 में स्विट्जरलैंड के मॉन्ट्रिक्स जगह पे लाया गया था, और इसे 1996 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में अपनाया गया था। यह भी लिख लीजिए, हो सकता है पूछ दे, और स्विट्जरलैंड वाला तो कई बार पूछा है। ठीक है, तो लिखिएगा, यह रिकॉर्ड, यह रिकॉर्ड, रिकॉर्ड सन 1990 में, सन 1990 में, 90 में स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में मॉन्ट्रिक्स, मॉन्ट्रिक्स में लाया गया था, में लाया गया था, लाया गया था। सन 1996 में, सन 1996 में, 96 में ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में, बेन में इसे अपनाया गया, इसे अपनाया गया। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। ठीक है मेरे साथियों, एक पॉइंट और देखेंगे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस या नम भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। और पहली बार मेरे साथियों विश्व आर्द्र भूमि दिवस या नम भूमि दिवस यह 1997 में मनाया गया था। कब मनाया गया था, 1997 में मनाया गया था। तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा, विश्व आर्द्र, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इसी को नम भूमि दिवस भी कहते हैं, भूमि दिवस प्रत्येक 2 फरवरी, प्रत्येक 2 फरवरी
2 फरवरी को मनाया जाता है, मनाया जाता है। पहली बार पहली बार पहली बार 1997 में 97 में मनाया गया था, मनाया गया था। ठीक है मेरे साथियों, जो आपका रामसर अभिसमय है उस पर भारत ने 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया या स्वीकार कर लिया, यह भी पूछा जा सकता है। तो लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा रामसर रामसर अभिसमय अभिसमय रामसर अभिसमय या समझौते समझौते को समझौते को 1 फरवरी 1982 को स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो मेरे साथियों, अभी तक हम लोग रामसर अभिसमय पढ़ रहे थे। रामसर अभिसमय के अंतर्गत एक रिकॉर्ड आया था जिसका नाम था मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, इस पर भी चर्चा कर लिए। अब एक लास्ट पॉइंट छूटा हुआ है जिसका नाम है रामसर अभिसमय से संबंधित विविध। इसको फ्रेश बोर्ड पर पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मिटा कर पढ़ेंगे। तो आइए पहले हेडिंग बना लेते हैं, आर्द्र भूमि से संबंधित विविध, तब इस पे विस्तृत चर्चा करते हैं। तो एक प्यारा सा मेरे साथियों हेडिंग बना लीजिएगा, आर्द्र भूमि से संबंधित से संबंधित से संबंधित विविध विविध। यहां से आपकी यूपी टेट में प्रश्न बन सकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। मेरे साथियों, वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 100 हो गई है। कितनी हो गई है? 100 हो गई है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, वर्तमान में भारत में कुल वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या रामसर स्थलों की संख्या 100 हो गई है, 100 हो गई है, 100 हो गई है। ठीक है मेरे साथियों, जो 100वां रामसर स्थल है उसका नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। इसी को हम बोलते हैं सुरहा ताल। और सुरहा ताल कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है। और इस सुरहा ताल को 5 जून 2026 को इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो अभी हाल ही में किया गया है। ठीक है, तो लिखिएगा दूसरा पॉइंट, लिखिएगा 100वां रामसर स्थल, 100वां रामसर स्थल, 100वां रामसर स्थल जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, या इसी को बोलते हैं मेरे साथियों सुरहा ताल। ये कहाँ पे है? तो लिख लीजिएगा, यह बलिया, कहाँ पे है? बलिया यूपी में है, यूपी में है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा तीसरा पॉइंट मेरे साथियों, 99वां रामसर स्थल सेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार। क्या नाम है? 99वां रामसर जो स्थल है मेरे साथियों उसका नाम है सेखा झील पक्षी विहार। और यह कहाँ पे है? तो अलीगढ़ है। और अलीगढ़ जिला कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लिख लीजिएगा 99वां रामसर स्थल
99वां रामसर स्थल स्थल। शेखा झील, कौन सा झील? शेखा झील पक्षी विहार, पक्षी विहार, पक्षी विहार है। और ये कहाँ पे है? तो लिख लीजिएगा अलीगढ़, अलीगढ़। और अलीगढ़ कहाँ पे है? तो यूपी में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा मेरे साथियों। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या 13 हो गई है, जबकि भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है 20। तो लिख लीजिएगा, यह भी पॉइंट लिखिएगा। यूपी में, यूपी में रामसर स्थल, रामसर स्थल, यूपी में रामसर स्थल कुल कुल 13 हो गया है, 13 हो गया है। जबकि जबकि भारत में सबसे अधिक, जबकि भारत में सबसे अधिक, सबसे अधिक, अधिक तमिलनाडु में, कहाँ पे? तमिलनाडु, तमिलनाडु में 20 है, 20 है। यानी तमिलनाडु में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 20 है। और यूपी में कुल कितना है? तो 13 है। अब विश्व के स्तर पे जान लेते हैं मेरे साथियों। विश्व में यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में सबसे अधिक रामसर स्थल है, दूसरे पे आता है मैक्सिको और तीसरे पे आता है भारत। तो लिख लीजिएगा विश्व में, विश्व में सर्वाधिक, सर्वाधिक रामसर स्थल, रामसर स्थल, रामसर स्थल पहले स्थान पे लिखिएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। दूसरे पे लिखिएगा मैक्सिको, मैक्सिको। और तीसरे पे लिखिएगा भारत, तीसरे पे लिखिएगा भारत। मेरे साथियों, छठवें पॉइंट में यह लिखेंगे कि विश्व का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? तो कोबर्ग प्रायद्वीप को, और यह है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो लिखिएगा विश्व का, विश्व का पहला रामसर स्थल, विश्व का पहला रामसर स्थल, रामसर स्थल कौन सा है? कोबर्ग, कोबर्ग प्रायद्वीप, कोबर्ग प्रायद्वीप। और यह है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। मेरे साथियों, भारत का पहला रामसर स्थल, दो रामसर स्थलों को घोषित किया गया था, एक चिल्का झील और दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो लिख लीजिएगा, यह भी लिखिएगा भारत का, भारत का पहला, भारत का पहला रामसर, रामसर स्थल, भारत का पहला रामसर स्थल पहले लिखिएगा चिल्का झील, चिल्का झील। और दूसरे स्थान पे लिखिएगा मेरे साथियों केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यह हो गया मेरे साथियों भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन है, जबकि भारत का सबसे छोटा रामसर, रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड या आर्द्रभूमि है। ठीक है, तो लिखिएगा 2 पॉइंट और लिखिएगा भारत का, भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा रामसर स्थल, रामसर स्थल, स्थल कौन सा है? लिखिएगा सुंदरबन, सुंदरवन। और यह है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा भारत का, भारत का सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल, रामसर स्थल कौन सा है? तो आप लिख लीजिएगा रेणुका, रेणुका आर्द्रभूमि,
आर्द्र भूमि, और यह है कहाँ पे? एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में है। तो मेरे साथियों, आर्द्र भूमि से संबंधित जो विविध थे हमारे पेपर के दृष्टि से, उस पे भी अध्ययन कर लिए। आर्द्र भूमि या वेटलैंड से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे हमारे पेपर के दृष्टि से, उन सभी पर विस्तृत चर्चा कर लिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।